नमस्कार दोस्तों। अगर कोई ये दावा करने लगे कि शेक्सपियर की रचनाएं उस दौर की लिखी हुई है जबकि आधुनिक अंग्रेजी की उत्पत्ति भी नहीं हुई थी, तो ऐसों को आप क्या कहेंगे? लिपि के बगैर कैसे कोई साहित्य लिखा जा सकता है? लेकिन अपने देश में ऐसा दावा करने वाले अनेकों लोग मिलेंगे। यह दावा किया जाता है कि शक शासकों द्वारा लिखा गया जूनागढ़ अभिलेख ब्राह्मी लिपि में और संस्कृत भाषा में लिखा गया है। अब ऐसा कहने से एक भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है, क्योंकि संस्कृत भाषा का कोई भी लेख जब भी लिखा जाएगा तो वह नागरी लिपि में ही लिखा जाएगा, नहीं तो वह संस्कृत का प्रारूप बन ही नहीं सकता है। लेकिन यहाँ दावा किया जा रहा है कि ब्राह्मी लिपि द्वारा संस्कृत लिख दी गई है। ऐसा होना असंभव है। सच्चाई क्या है, समझते हैं। सर्वप्रथम ब्राह्मी लिपि द्वारा लिखित पाली भाषा और नागरी लिपि द्वारा लिखित संस्कृत भाषा के अंतर को समझते हैं। ब्राह्मी लिपि की वर्णमाला के स्वरों को देखिए। इसमें ए, आ, ई, उ, ए, औ और निगृहित रूप में अन की मात्रा है। अब नागरी लिपि के स्वरों को देखिए। ए, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ, अन, एह। अब आप दोनों लिपियों के स्वरों के अक्षरों का फर्क देखिए। ब्राह्मी लिपि में आज की देवनागरी की वर्णमाला के स्वरों के अक्षर से 4 अक्षर कम हैं। इन्हें आप देख सकते हैं। अब यह बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है कि जिन अक्षरों की उपस्थिति ही ब्राह्मी लिपि में नहीं है, तो उनका उच्चारण ब्राह्मी द्वारा संस्कृत में कैसे किया जा सकता है? जिन अक्षरों की ध्वनि पाली भाषा में नहीं बनेगी या नहीं निकलेगी, उसमें सबसे ज्यादा प्रमुख अ अक्षर है। यह अ अक्षर जिस शब्द के अंत में प्रयोग होता है, वहां अपने से पूर्व वाले अक्षर को स्वरविहीन कर देता है। यह स्वरविहीन ध्वनि की पद्धति संस्कृत और हिंदी भाषा की रीढ़ कही जाती है, जबकि पाली भाषा में इसे रीढ़ नहीं बल्कि रोक कहा जाता है। यानी पाली भाषा में इसका कोई स्थान नहीं है। दूसरा मुख्य स्वर ए और ओ है। इस अक्षर से बनने वाली ध्वनि पाली भाषा में नहीं है, जबकि संस्कृत और हिंदी के अंतर इसका बहुतायत में उपयोग होता है। ब्राह्मी लिपि में जो व्यंजन है वह इस प्रकार है। कैठ है, गैग है, अंग, चैच है, जैज है, टैट है, डैड है, ड़, तैत है, दैद है, न, पैप है, बैब है, मैं, य, र, ल, व, दंतेस और है। जबकि आज की संस्कारित भाषा संस्कृत और हिंदी की वर्णमाला में जो व्यंजन है, उसमें ब्राह्मी लिपि वाले व्यंजन का पूर्ण समावेश तो है ही, साथ ही भाषा के बढ़ते विकास क्रम के साथ संस्कारित भाषा संस्कृत और हिंदी में कुछ मात्रा का क्रमिक विकास भी हुआ है। जैसे मूर्धन्य से, तालबे से, छ, त्र, ज्ञ, री और श्रय। अब आप आज की संस्कारित भाषा में जो क्रमिक विकास करते हुए व्यंजन की मात्रा बढ़ी है, उस मात्रा से आज कोई ध्वनि का निर्माण होता है, तो वैसी ध्वनि का निर्माण सिर्फ संस्कृत या हिंदी की भाषा में ही हो सकता है। वैसी ध्वनि को ब्राह्मी लिपि या पाली भाषा से जोड़कर दिखाना या देखना एक निश्चित एजेंडा के तहत लेखन का प्रभाव ही कहा जा सकता है। जैसे ब्राह्मण, ब्रह्मी, क्षत्रिय, शूद्र, ज्ञानी, ऋषि, यज्ञ, श्री इत्यादि। नागरी लिपि के लेखन में अधूरे स्वरूप का प्रचलन सिर्फ इन स्वर के साथ ही नहीं, वरन व्यंजन के साथ भी उपयोग में आता है, जिस कारण से नागरी लिपि के लेखन में हलंत का प्रयोग किया जाता है। हलंत का प्रयोग शब्द के अंतिम व्यंजन में किया जाता है, जिससे अंतिम शब्द के उच्चारण में भी अ की ध्वनि विलुप्त हो जाती है, यानी उस व्यंजन का उच्चारण भी अपूर्ण हो जाता है। संस्कृत भाषा को लिखने हेतु अपूर्ण स्वर और अपूर्ण व्यंजन की बहुतायत में आवश्यकता होती है, जिसकी पूर्ति सिर्फ नागरी लिपि ही करती है। धम्म लिपि द्वारा लिखित एक भी शब्द का अंतिम स्वर और व्यंजन अपूर्ण रूप से उच्चारित नहीं किया जाता है और न ही लिखा जाता है, जिस वजह से धम्म लिपि द्वारा लिखित किसी भी अभिलेख को संस्कृत का कहना सिर्फ धूर्तता है और कुछ नहीं। संस्कृत लेखन का कार्य किसी भी लिपि द्वारा तभी संभव होगा जब उस लिपि की वर्णमाला में चंद्रबिंदु हलंत विसर्ग होगा। अगर ऐसा निशान नहीं होगा तो समझे कि उस लिपि द्वारा संस्कृत लिखा हुआ नहीं है, बल्कि संस्कृत के नाम पर धोखा है। मौर्य काल की सम्यक भाषा लिपि में कुछ और स्वर और व्यंजन नहीं थे, लेकिन गुप्त काल तक की भाषा लिपि और विकास के क्रम में उसका निर्माण हो गया था। जैसे तालबे स और मूर्धन्य स। फिर भी गुप्त काल में संस्कृत भाषा का निर्माण नहीं हुआ था। धम्म लिपि की वर्णमाला में हलंत, विसर्ग, चंद्रबिंदु सहित नागरी लिपि वाले री, ओ और
तालबे स, मूर्धन्य स, छ, त्र, ज्ञ जैसे व्यंजन नहीं है जो कि संस्कृत भाषा के लेखन में सबसे ज्यादा महत्व रखते हैं। फिर किस आधार पर जूनागढ़ अभिलेख को या अन्य किसी भी काल में लिखित धम्म लिपि के अभिलेख को संस्कृत भाषा का अभिलेख कहकर लोगों को दिग्भ्रमित किया जा रहा है? धन्यवाद।